सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम देखने वाले हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट 15। 14वां मॉक टेस्ट में डिस्कस नहीं करा पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली था, यहाँ पे था नहीं। बट ठीक है, फाइनली वी आर हियर। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करने का आप खुद से भी प्रयास करेंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट अब तक अटेम्प्ट नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं, द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे ये हर वीक मॉक टेस्ट होता है, लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सैटरडे से लेके और मंडे दोपहर 12 तक, यानी सैटरडे दोपहर 12 से मंडे दोपहर 12 तक आपको लाइव मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। CGL, CHSL या CPO के लिए भी इवन ये हेल्प करने वाला है आपकी। तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजेश वेंट टू वॉच द मूवी विथ हिज कजन ब्रदर एंड अंकल। जैसे देखा आपने, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? राजेश। देखो, जब भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन कई सारे लोगों के माइंड में आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि नाउन का है, एडजेक्टिव का, आर्टिकल का है, कैसे एरर निकालेंगे। वो आपको यहाँ पे कोई लिखा नहीं मिलेगा, आपको पूरे सेंटेंस को ब्रेक करना है और ब्रेक करते हुए आपको देखना है कि कहाँ पे गलती है। अगर पूरे सेंटेंस को एज अ होल पढ़ोगे तो समटाइम्स हमसे ये भी गलती होती है कि जो गलत लिखा होता है ना, हम उसको भी अपने आप में सही पढ़ लेते हैं। तो हमें पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके जब वर्ड बाई वर्ड देखते हैं कि ये शब्द आया, इसके हिसाब से अगला शब्द सही है या नहीं है। पहले तो ये देखो ये खुद शब्द सही है कि नहीं है, इसके हिसाब से अगले वाला मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो अगले वाला आया है उसका अगले वाले से क्या रिलेशन है। तो एक एक चीज को ना डिटेल में देखना जरूरी है हमारे लिए। टेंस को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, इन सब चीजों को देखना जरूरी है, तभी एरर के क्वेश्चंस को हम पकड़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो राजेश आपका क्या है? सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का नाम है, नाम सब्जेक्ट बन सकता है। वेंट लिख दिया यानी कि आपकी वर्ब है, वर्ब है V2 है, गो की सेकंड फॉर्म है। V2 है यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्शन। ठीक है, हम एक पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। राजेश वेंट, क्यों गया? पर्पज क्या था जाने का? अभी हमने ये नहीं बताया कि कहाँ गया, लेकिन हम पर्पज पूछ रहे हैं कि जाने का पर्पज क्या था। तो टू वॉच, पर्पज को बताने के लिए वर्ब की 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव जो फॉर्म है वो लिख देते हैं। तो 2+V1 आ गया। टू वॉच व्हाट, क्या देखने गया था? तो आप कहोगे कि द न्यू मूवी, क्योंकि मूवी आपका नाउन है, नाउन है तो इस वॉच वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं? तो न्यू, जो नई मूवी आई है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जो जिस तरीके का रेफरेंस है कि नई वाली मूवी को देखने गया है, यानी कि जो लिसनर है उसको पता है कि कौन सी मूवी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर लिसनर जानता है कि किस चीज की बात हो रही है तो फिर आर्टिकल द आपका सही हो जाता है। ये आर्टिकल का ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आर्टिकल के जो टॉप 50 मैंने अब तक डाले हैं ना आपको, अगर वो आपने नहीं देखे तो देख लेना एक बार, आपका पूरा का पूरा आर्टिकल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो जरूर देखना एक बार। ठीक है, और किसके साथ गया था? तो विथ आपका क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया। टुगेदरनेस को दिखाने के लिए विथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहां तक इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, किसके साथ गया था? तो कजन ब्रदर एंड अंकल। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखते हो ना, यहाँ पे कजन ब्रदर लिख रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि कजन आपका क्या है? अपने आप में नाउन है। अगर कजन नाउन है, कजन का मतलब ही होता है कि वो पर्सन जो आपके चाचा का या मौसा का या मतलब उनका लड़का या लड़की है, वही आपका कजन होता है। ठीक है, तो कजन के साथ में आपको फर्दर एक और नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रदर नहीं लिखोगे। तो किसका कजन? हिज यानी उसका। राजेश एक लड़का है, लड़का है तो उसके कजन की बात कर रहे हैं। हालांकि राजेश यहाँ पे हो सकता है लड़की भी होती, तो यहाँ पे हर होता तो वो भी हमें सही मानना होता है, क्योंकि नाम इस तरीके का है कि लड़की लड़के दोनों का हो सकता है ना। और किसके साथ गया था? तो और उसके साथ कौन था? अंकल थे। देखो ये वाला जो एंड है ना, जनरली सेंटेंसेस के बीच में हम यूज नहीं करते हैं, हालांकि इसको एरर नहीं मानेंगे, बट हमें नॉर्मल वाला एंड यूज करना चाहिए। ये जब हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं 1 and 2, वहां पे जनरली इसको यूज करते हैं। सेंटेंसेस के बीच में दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है, खास करके फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, तो आपके कौन से पार्ट में एरर आ जाएगा? आप कहोगे सर कि यहाँ पे कजन के साथ में ब्रदर का यूज नहीं होगा, क्योंकि कजन और ब्रदर दोनों मिलकर या तो ये कह लो कि सुपरफ्लुअस बन जाते हैं, या जो मैंने सिंपल तरीका आपको बताया कि कजन अपने आप में नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसके साथ में ब्रदर एक और नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। ना ब्रदर लिख सकते हैं ना सिस्टर लिख सकते। मान लीजिए आपके मन में आता है कि सर कल को हमें जरूरत पड़े ये बताने की कि जिसके साथ में वो गया है वो डेफिनेटली मतलब एक लड़की है ना कि लड़का। कजन जो है वो लड़की थी ना कि लड़का, या लड़का था ना कि लड़की। तो ऐसे केस में हम मेल कजन या फीमेल कजन लिख देते हैं, जिसमें कजन आपका नाउन है और मेल या फीमेल जो है
वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है, तो आप कहोगे सर सी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और होते हैं, तो कजन के साथ में ब्रदर या सिस्टर का यूज करना गलत होता है। वैसे ही जैसे वर्ड है कावर्ड, डरपोक, माइजर जो कंजूस होता है, थीफ हो गया, पेट्रियट हो गया, बेगर हो गया, ये सब भी नाउन है। इनके साथ में भी आप कभी भी पर्सन या मैन ऐसे वर्ड्स नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते ही इज अ कावर्ड मैन, नहीं। हाँ, अगर कावर्ड की जगह पे कावर्डली लिख दिया तो वो एडजेक्टिव है, हम ये कह सकते हैं ही इज अ कावर्डली मैन, ही इज अ माइजरली मैन। ठीक है, तो ये भी सब क्या है, नाउन है। ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते कि ही इज अ पेट्रॉइट पर्सन, नहीं, ही इज अ पेट्रॉइट। ठीक है, ही इज अ पेट्रॉइट, पेट्रॉइट का मतलब होता है जो देशभक्त होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, ये सब क्या है, ये भी नाउन्स हैं, और इनके साथ में भी पर्सन या मैन या वुमेन ये सब वर्ड्स नहीं आएंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि ही इज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, नहीं, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, ही इज अ पेसिमिस्ट, इस तरीके से। हालांकि इनकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक। तो TIC जब लग जाता है पीछे तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, वहां पे नाउन लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन, तो वहां पे लिख सकते हो जब वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये नाउन है तो पर्सन या मैन वगैरह नहीं लिख पाएंगे, सिंपल ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट ऐसे लिखेंगे आर्टिकल के साथ में। ऐसे ही आपके ये जो वर्ड्स है कार्निवोर, हार्बीवोर, ओमनीवोर, ये भी आपके नाउन होते हैं। इनके साथ में आप एनिमल नहीं लिखोगे। आप ये नहीं लिख सकते कि ये कार्निवोर एनिमल है, नहीं, ही मतलब इट इज अ कार्निवोर, या फिर इट इज अ कार्निवोरस एनिमल। तो कार्निवोर की जगह अगर वोरस लिख देंगे तो वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में क्या है, तो आप पाओगे कि ये वर्ड्स अपने आप में नाउन है। नाउन है तो अलग से आपको एनिमल, पर्सन, मैन, वुमेन ये सब नहीं लगाना है। सेम ऐसे ही बैचलर हो गया या स्पिनिस्टर हो गया, इसके साथ में भी मैन या वुमेन आपको नहीं लगाना है। ऑर्फन या इन्फेंट अगर आपने लगा दिया तो उसके साथ में चाइल्ड या बेबी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही हर्मेट, ग्लटन, फेनेटिक, लोनर, रेफ्यूजी, कनॉइजर, इन सब के साथ में भी आपको पर्सन या मैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी काम का है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अब तक आप रट्टा मार रहे होंगे कि कजन के साथ ब्रदर नहीं आता है, सिस्टर नहीं आता है। मैंने लॉजिक भी आपको समझाया, क्योंकि ये अपने आप में नाउन है। नाउन है तो फर्दर एक और नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हीं वर्ड्स को एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो फिर नाउन आपका आ जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है वी गॉट द लेटर्स डैश टू आवर रिलेटिव्स। अब देखो वी सब्जेक्ट है और गॉट आपकी क्या है, वर्ब है। ये गेट की सेकंड फॉर्म है, V2 है। ठीक है, और किस चीज को, तो द लेटर्स। अब आपको पता होना चाहिए हमारी 3 पॉजिटिव वर्ब होती है, मेक होती है, गेट होती है और हैव होती है। मेक के साथ में तो हम सिर्फ वो स्ट्रक्चर लिखते हैं कि मेक आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, या मेक खुद पैसिव में आ गया, फिर उसके बाद में सीधा 2 + V1 आ गया। ठीक है, लेकिन हैव और गेट के साथ में एक्टिव और पैसिव 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हैव आए या गेट आए, अगर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रखा है और यहाँ पे एक वर्ब है, समझना, अगर इस वर्ब का और इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन पैसिव का है तो ये वर्ब बेसिकली, अगर रिलेशन कैसा है, पैसिव का, तो ये वर्ब बेसिकली V3 में आएगी। और अगर रिलेशन इस वर्ब का और इस ऑब्जेक्ट का किसका है, एक्टिव का है, ठीक है, तो ऐसे केस में गेट के साथ तो 2 + V1 आता है। ठीक है, और हैव के साथ आपका सिंपल V1 आता है। ठीक है, अब आप पाओगे कि लेटर्स किसी चीज को डिलीवर करेंगे या लेटर्स को डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर लेटर्स को डिलीवर किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव सेंस है तो डिलीवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर टू और होना चाहिए, है ना, डिलीवर्ड टू आवर रिलेटिव्स। तो वी गॉट द लेटर्स डिलीवर्ड टू आवर रिलेटिव्स। तो ये आई गेस टाइपिंग एरर रह गया होगा हमसे। ठीक है, PPT बनाने में मे बी, या हो सकता है मॉक में भी अगर है तो भी 2 आएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सो डिलीवर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। टू डिलीवर तब आता जब यहाँ पे ये कहते हैं कि वी गॉट अ पोस्टमैन, वी गॉट अ पोस्टमैन टू डिलीवर आवर, टू डिलीवर द लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स, तो आपका आता है ना। तो डिलीवरिंग या डिलीवर तो आएगा ही नहीं। हैव वर्ब होती और यहाँ पे पोस्टमैन होता यानी कि डूअर होता, एक्टिव सेंस होता तो आता। तो एक बार सेंस देख लेंगे सारे के सारे, यहाँ पे हमने दे रखे हैं। मेक के साथ में अगर एक्टिव स्ट्रक्चर है तो मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टे आफ्टर क्लास,
तो अब स्टूडेंट्स और स्टे का कनेक्शन देखोगे तो स्टे कौन करेगा, स्टूडेंट्स, एक्टिव सेंस है, ठीक है। अगर इस मेक को ही पैसिव में लिख दिया जाए तो आगे 2+V1 आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हैव के साथ में जो ऑब्जेक्ट है और सेंस कैसा आ जाए आपका, एक्टिव, तो ऐसे केस में आई हैड द पियन फैच वाटर, पानी कौन फैच करेगा, पियन करेगा, तो पियन करेगा फैच, इसका मतलब है एक्टिव सेंस है, इसीलिए V1 आ गया, ठीक है। अगर पैसिव सेंस होगा तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। आई हैड द सीलिंग पेंटेड, सीलिंग किसी को पेंट करेगी या सीलिंग को पेंट किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर है इसीलिए V3 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे गेट के साथ ऑब्जेक्ट है तो 2+V1। ही गॉट हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम, भाई दोस्त की हेल्प करने की बात कर रहे हैं, दोस्त हमारी करेगा, हमारी करेगा, इसका मतलब है एक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर पैसिव स्ट्रक्चर हो तो V3 आ जाता है। सी गॉट हर पासपोर्ट रिन्यूड, पासपोर्ट किसी को रिन्यू करेगा या पासपोर्ट को रिन्यू किया जाएगा, पासपोर्ट को रिन्यू किया जाएगा, किया जाएगा यानी कि आपका जो V3 रिन्यूड आ गया, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, हम इनको आगे देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर है। आई मतलब ये ना पैसिव में भी आते हैं कई बार, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए आपका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, गेट समवन टू क्लीन द रूम, गेट समवन टू क्लीन द रूम, इसका पैसिव बनाने को पूछा जाएगा तो इसका रूम मतलब इसका जो पैसिव होगा वो होगा गेट द रूम क्लीन्ड, गेट द रूम क्लीन्ड। या ऐसा आ सकता है कि हैव द कार रिपेयर्ड और इसका पूछ लिया जाए कि एक्टिव बताओ, हैव द कार रिपेयर्ड, तो इसका एक्टिव क्या बन जाएगा, हैव समबडी रिपेयर द कार, हैव समबडी रिपेयर द कार, ठीक है। तो इस तरीके से बना देते हैं। देखो आगे समबडी लिख सकते हैं, या रिपेयर करने का काम मैकेनिक का तो मैकेनिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका बेसिकली क्या है, रजत आस्क्ड, रजत सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब है। किसको पूछा उसने, रश्मिका को। आजकल इनके मॉक में ना रजत और रश्मिका बहुत आ रहे हैं, ठीक है। मेरे को डाउट है नब भाई पे कि कुछ तो चल रहा है ना। तो रजत आस्क्ड किसको पूछा, रश्मिका, टू कम, ठीक है। तो रजत आस्क्ड रश्मिका, और किसको पूछा, रश्मिका को। क्या पूछा, क्या, तो किस चीज के लिए, तो पर्पज क्या था पूछने का, टू कम, आने के लिए। कहाँ पे आने के लिए, तो टू आपका प्रेपोजिशन है, डेस्टिनेशन बताने के लिए द पार्टी, ठीक है। बट कंजंक्शन आ गया, सी सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे आस्क्ड था, V2 था, V2 था तो यहाँ भी V2 वेंट आ गया, ठीक है। कहाँ गई थी, तो टू प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है हर हॉस्टल एक्सेप्ट पार्टी। हमने कहा कि रजत ने रश्मिका को पार्टी में आने का कहा, लेकिन रश्मिका पार्टी की जगह पे हॉस्टल चली गई, तो के स्थान का सेंस है, एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, ठीक है, के अलावा। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि पार्टी के अलावा, तो पार्टी के अलावा का नहीं, पार्टी को छोड़कर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब भी वही है के बावजूद। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। सो इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टीड ऑफ, सबका मीनिंग एक ही होता है। नो इंप्रूवमेंट तो ही नहीं सकता था, ठीक है। बाकी यहाँ पे ना पार्टी के साथ में आर्टिकल द भी आना चाहिए, तो द पार्टी लिखेंगे क्योंकि पार्टी पहले से मेंशन्ड है और पहले भी हमने द लगाया तो द पार्टी आना चाहिए, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ द पार्टी, इंस्टीड ऑफ द पार्टी, इंस्टीड ऑफ की जगह का मतलब होता है की जगह पे। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट ईडियम, वो सेंटेंस बताना है जिसमें ईडियम का यूज जो है ना वो करेक्ट हो। तो व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया, जब उसने मुझसे कैफेटेरिया का रास्ता पूछा, आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज आईज, आईज नहीं नोज होता है, फॉलो योर नोज का मतलब है सीधे चलते जाओ, तो नोज वाला कौन सा है, आपका सी ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉलो योर नोज का मतलब होता है स्ट्रेट जाना, सीधे जाना। आइडेंटिफाई वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, नहीं इसमें होना चाहिए दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, क्योंकि सेम वर्ड है, इसके ये थोड़ी नहीं है कि तीन इनकरेक्ट मतलब तीन करेक्ट हो एक इनकरेक्ट, नहीं। तो दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड होता है दैट इज टेपेस्ट्री, TAPESTRY। टेपेस्ट्री का मतलब होता है एक हैवी क्लॉथ होता है जिस पर कढ़ाई बुनाई बहुत सारी चीजें हो रखी होती हैं, उसी को बोल देते हैं। तो TAPESTRY। नेक्स्ट देखेंगे आगे, रजत इज माई ओनली फ्रेंड, अब देखो फिर से रजत आ गया, तो रजत सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, माई ओनली फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है, बट सब्जेक्ट है, आई मतलब सॉरी बट कंजंक्शन है नॉट सब्जेक्ट। आई आपका सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, हर्ड आपकी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हियर फ्रॉम समबडी होता है, हियर बाई समबडी नहीं होता, हियर फ्रॉम समबडी। हियर फ्रॉम समबडी का मतलब है कि उससे बातचीत मेरी नहीं हुई है, ठीक है। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम, ठीक है। फॉर लॉन्ग का मतलब है काफी टाइम से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो हियर फ्रॉम समबडी होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, हियर फ्रॉम समबडी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, मोस्ट इंडियंस स्पेंड देयर लाइव्स इन पेन्यूरी, पेन्यूरी होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। बिल्कुल जब कोई व्यक्ति पेनीलेस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, पॉपर जो होता है, ठीक है। तो पॉवर्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है तो।
ठीक है। सफिशिएंसी, कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, पीस का मतलब शांति, तो करेक्ट आंसर होगा पॉवर्टी। देख लेंगे। सफिशिएंसी पर्याप्तता, अबंडेंस, एम्पल अमाउंट या इनफ, ठीक है, किसी चीज का। एंटोनिम्स डेफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी, शॉर्टेज, ठीक है, ये एंटोनिम बन जाएंगे। कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस, मतलब कंटेंटमेंट। एंटोनिम बनेंगे डिसकंटेंट, कंसर्न, ठीक है, अनरेस्ट, एंजाइटी। पॉवर्टी हो गया गरीबी, पेन्यूरी, ठीक है, पेन्यूरी अच्छा वर्ड है। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट होता है ना गरीब, और एक इंडिजेंस, एक इंडिजेंट होता है, इंडिजेंट का मतलब पुअर, इंडिया के जेंट्स पुअर ही होते हैं, गरीब होते हैं बेचारे, तो इंडिजेंट है ना। और इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट का मतलब भी होता है गरीब। बाकी एंटोनिम आ जाएंगे वेल्थ हो गया, एफ्लुएंस हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, रिचनेस हो गया, या रिचेज भी बोल सकते हैं। रिचेज भी क्या होता है, अमीरी होता है, ठीक है। पीस शांति है तो ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, हार्मनी, सेरेनिटी, ये सब इसके सिनोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम वॉर, कन्फ्लिक्ट, क्योस, डिस्टर्बेंस। अगला आपका वर्ड है एंटोनिम पूछा है पेंचेंट का। पेंचेंट का मतलब होता है इंक्लिनेशन, किसी की तरफ आपका जो झुकाव, लाइकिंग होती है जो किसी चीज के लिए। अगर देखेंगे तो वाइज तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फॉन्डनेस तो सिनोनिम बन जाएगा। एक तो एवर्जन एंटोनिम बन सकता है, एक न्यूट्रलिटी बन सकता है। अब कायदे से दोनों इसके एंटोनिम हो सकते हैं, मतलब बोथ आर पॉसिबल एंटोनिम्स। अगर हम हमारा झुकाव किसी की तरफ है तो इसके एंटोनिम दो हो सकते हैं ना। पहला, किसी की तरफ झुकाव ना होना, इम्पार्शियल होना, इम्पार्शियलिटी वाला, यानी कि न्यूट्रल होना। दूसरा इसका हो सकता है कि किसी के अगेंस्ट होना, एक तरफ तो झुकाव है उसकी तरफ, दूसरा अगेंस्ट उसके हो, आप उसके अपोजिट में हो। तो जनरली अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो उसका एंटोनिम इम्पार्शियल ना होके प्रेफर करेंगे हम कि जो डिसलाइक वाला है वो सेंस आ जाए, तो एवर्जन को प्रेफर कर देंगे। न्यूट्रलिटी इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट यस, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपका एवर्जन होगा, नॉट न्यूट्रलिटी। बट न्यूट्रलिटी कैन बी, मतलब कैन बी एन आंसर, ठीक है, ये भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख भी लेंगे आप, एवर्जन यानी घृणा, डिसलाइक, हेट्रेड, रिपल्जन, एंटीपैथी, डिस्टेट, ठीक है, ये सब। एंटोनिम देखेंगे तो लाइकिंग, अफेक्शन, फॉन्डनेस, लव, प्रेफरेंस, पेंचेंट, पेंचेंट यानी इंक्लिनेशन, है ना। न्यूट्रलिटी देखेंगे निष्पक्षता। अब देखो ये तो, अगर पेंचेंट है यानी इंक्लिनेशन यानी पक्ष ले रहे हो आप, तो निष्पक्षता उसका एंटोनिम हो सकता था। सो इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, डिटैचमेंट, ठीक है। इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब भी होता है इम्पार्शियल होना, ठीक है। बाकी एंटोनिम देखेंगे सो बायस, प्रिजुडिस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म, इन्वॉल्वमेंट, ये सब। वाइज यानी बुद्धिमान तो इंटेलिजेंट, सेंसिबल, प्रूडेंट, सेगेशियस, जुडिशियस, ये सब सिनोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम्स देखेंगे फुलिश, स्टूपिड, इग्नोरेंट, अनवाइज, नेव, ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका है ये होमोनिम्स का क्वेश्चन है। देखो ये तीन वर्ड्स होते हैं आपके, एक होता है एक्सेप्ट, ठीक है, इसको असेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्ट। क और स दोनों का साउंड आता है। जब भी डबल सी आए और उसके आगे मतलब ई आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है क और स दोनों का साउंड आएगा। पहले वाला सी क का साउंड देता है, दूसरे वाला स का साउंड देता है, तो एक्सेप्ट पढ़ते हैं। काफी सारे लोग इसको असेप्ट बोलते हैं, तो वो गलत होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ये वर्ब है। एक है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की उम्मीद करना, ये भी वर्ब है। और एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, और ये जनरली आपका प्रपोजिशन के तरीके से यूज होता है। तो ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब आएगी तो आप पाओगे कि एक्सेप्ट तो नहीं आना चाहिए। दिस ऑफर, ऑफर को आप क्या करते हो, स्वीकार करते हो, स्वीकार करने का सेंस है तो एक्सपेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा या ये होगा। डैश राजेश, सिर्फ राजेश को छोड़कर, राजेश को छोड़कर सेंस है तो एक्सेप्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। मेक अ क्लिंग, मेक अ क्लिंग का मतलब होता है टू मेक अ लार्ज प्रॉफिट, टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट, बहुत सारा लाभ कमाना होता है टू मेक अ क्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, वैसे जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स है ना, उनकी मैंने अभी एक वीडियो डाली है टॉप 500 ईडियम्स की। तो जितने भी मोस्ट प्रोबेबल ईडियम्स हैं एसएससी में आने के, तो आप एक बार देख लेना, रैंकर्स गुरुकुल पे गई है वीडियो लाइव, तो देखना एक बार। लगभग 3.5 घंटे की वीडियो, लेकिन 3.5 घंटे में 500 ईडियम्स वो कराए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, ये भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। सो पेरेंट्स सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लूरल नाउन है और जनरल सेंस है, तो आप कहोगे कि सर बिना आर्टिकल के भी ये एकदम सही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। शुड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। शुड क्योंकि जनरल सेंस होता है, सामान्यतः सजेशंस, एडवाइस ये देने के लिए शुड आ जाता है, तो शुड ठीक है। शुड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म डिस्कस आ गई, शुड डिस्कस, पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए, तो आप कहोगे कि ये भी ठीक है।
क्या डिस्कस करना चाहिए, तो द इशू। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्कस आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब का हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो, इनके साथ अबाउट का यूज नहीं करते हैं। तो द इशू उसका ऑब्जेक्ट है। किसका इशू है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है। एक्सट्रीम प्रेशर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेशर अनकाउंटेबल ना होना, बिना आर्टिकल क्या आ जाएगा, कैसा प्रेशर, एक्सट्रीम, इसका एडजेक्टिव आ गया। और कब होता है, तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है एग्जाम्स, एग्जाम्स के दौरान। और ये बात किससे डिस्कस करनी है, तो विथ आपका प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है देयर चिल्ड्रन, देयर यानी कि उनके चिल्ड्रन, पेरेंट्स के चिल्ड्रन। ठीक है, तो बाकी सब सही था, बी ऑप्शन में एरर है। तो कौन सी ऐसी वर्ब है, एक बार ये भी देख लेते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो वर्ब है, जब इनको मतलब एज वर्ब यूज करते हैं तो ये जो प्रेपोजिशन रेड कलर में लिखे गए हैं ये इनके साथ में नहीं आते हैं। हालांकि जब इनका को नाउन के तरीके से यूज करें या इनका नाउन इक्विवेलेंट यूज करें तो ऐसे केस में इनके साथ में आपका प्रेपोजिशन आ जाता है। तो जैसे ऑर्डर के साथ में आप पाओगे कि कभी भी फॉर का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए, तो ऑर्डर फॉर या ऑर्डर टू नहीं आएगा, डिमांड फॉर या डिमांड टू नहीं आएगा। हालांकि जब ऑर्डर नाउन होता है, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, ठीक है, फॉर अ पिज्जा, ठीक है, तो ये आपका फिर ऑर्डर जब नाउन होगा तो फॉर आ जाएगा। डिमांड जब नाउन होगा, देयर वॉज अ डिमांड फॉर समथिंग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल के साथ ऑन नहीं आएगा जब ये वर्ब है, या ओवर भी नहीं आता है, ठीक है। अप्रोच के साथ नियर या टू नहीं आएगा, लैक के साथ इन नहीं आता है, ब्लेम के साथ ऑन नहीं आता है, अटैक के साथ ऑन या एट नहीं आता है। जब अटैक नाउन होगा तो आएगा, वर्ब के केस में नहीं। स्ट्रेस के साथ भी ऑन नहीं आएगा वर्ब के केस में, नाउन के केस में आ जाएगा। इम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है, अफेक्ट के साथ ऑन नहीं आता है। हालांकि ध्यान देंगे एक दूसरी वर्ब होती है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के साथ में ऑन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, और समटाइम्स इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रीच के साथ टू, एट, इन ये सब नहीं आते हैं। एंटर के साथ इन या इनटू नहीं आएगा, ठीक है। और बोर्ड के साथ ऑन नहीं आता है, टेल के साथ टू नहीं आता है, ठीक है। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है, इन्वेट के साथ इन, ऑन, एट नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू या अबाउट नहीं आता है, ठीक है। लुक इनटू सही होता है, इंक्वायर इनटू सही होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू गलत होता है। इसके अलावा रजिस्ट के साथ टू या अगेंस्ट नहीं आता है, रिकमेंड के साथ भी टू या फॉर नहीं आता है। ओवरकम के साथ में ओवरकम समथिंग होता है, फ्रॉम समथिंग नहीं होता है, ठीक है। रिजेंबल के साथ में लाइक या टू नहीं आता है, तो ये इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा साइन के साथ ऑन नहीं आता है, सिग्नेचर के साथ ऑन आता है बट साइन के साथ नहीं आता है। असिस्ट समबडी होता है, टू नहीं आएगा। हेल्प समबडी होता है, इन्फॉर्म समबडी होता है, पास सम एग्जाम होता है, ज्वाइन समथिंग होता है। अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, ध्यान देंगे। वेट के साथ फॉर आता है बट अवेट के साथ नहीं आता है। ट्रस्ट के साथ इन नहीं आता है, फ्ली के साथ अवे नहीं आता है। रन अवे होता है लेकिन फ्ली अवे नहीं होता है, ठीक है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ आता है। प्रोसीड के साथ बिफोर नहीं आता है। फेस, क्वालिफाई, मैरी, बैग, इनके साथ में भी कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है बहुत बेकार, घटिया, बहुत ज्यादा जो आपको थका दे, ठीक है वो। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो सिंपल नहीं बनेगा, बिलीविंग नहीं बनेगा, डाउटफुल नहीं बनेगा, एग्जॉस्टिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्टिंग यानी कि जो थकाने वाला हो, ग्रूलिंग, ग्रूलिंग प्रेशर, ठीक है, तो ये बन जाएगा। सो एग्जॉस्टिंग यानी बहुत थकाऊ, टायरिंग, ड्रेनिंग, फटीगिंग, ग्रूलिंग, वियरिसम, ये सब आपका है ना। इसके अलावा एंटोनिम बन जाएंगे रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग, इनविगोरेटिंग, ठीक है, रेजुवेनेटिंग, रिस्टोरेटिव। बिलीविंग का मतलब है जो विश्वास करने वाला हो, ट्रस्टिंग, फेथफुल, कॉन्फिडेंट, होपफुल, एक्सेप्टिंग, ठीक है। डिसबिलीविंग, डाउटिंग, स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल, स्पेशियस मतलब सस्पिशियस, ये सब आपके एंटोनिम है। डाउटफुल वही है, ये इसके उल्टा सीधा कर दो बस। नेक्स्ट देखो, इंडियन कस्टम्स ऑफिसर्स अरेस्टेड टू पर्सन्स फॉर ब्रिंगिंग काउंटरफीट। काउंटरफीट का बेसिकली क्या पूछा है यहाँ पे, एंटोनिम। काउंटरफीट का मतलब होता है जो जाली होती है। तो प्रोहिबिटेड तो इसका सिनोनिम में आएगा, फेक इसके सिनोनिम में आएगा, कॉन्ट्राबैंड भी सिनोनिम में आएगा, जेन्युइन इसका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब भी होता है जो बैंड होती है ना चीजें, ठीक है। सो प्रोहिबिटेड, बैंड, फॉरबिडन, बार्ड, इलीगल, रिस्ट्रिक्टेड, एंटोनिम ये बन जाएंगे। इनके भी देख लेना, सिंपल वर्ड्स हैं सारे के सारे। अब देखो फिर से रश्मिका आ गया यहाँ पे, ठीक है। रश्मिका सब्जेक्ट है, वोर आपकी वर्ब है। रश्मिका वोर अ डैश नेकलेस इन द पार्टी। अब नेकलेस है, कैसा नेकलेस है, तो सिल्वर है, ओल्ड है और ब्यूटीफुल है। अब देखो एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स जब सिंगल नाउन के लिए यूज करते हैं तो हम उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज करते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है, जिसको हम अक्सर करके ऑसिस कॉम्प करके याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ऑसिस कॉम्प करके याद रखते हैं, तो एक बार मैं आपको पूरा समझा भी देता हूँ। तो ये होता है ऑसिस कॉम्प, OSASCOMP, ठीक है। सो ऑसस कॉम्प, इसमें क्या होता है, तो ओ का मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है। ओ मतलब ओपिनियन, ओपिनियन जैसे कि ब्यूटीफुल, बोरिंग, नाइस, हॉरिबल, ये सब ओपिनियन है।
एस होता है साइज, बिग, स्मॉल, टॉल, ह्यूज। एज होता है आपका जो मतलब ईयर, जैसे ओल्ड, यंग, न्यू, एंशियंट, ठीक है ये सब। शेप होता है आपका राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, थिन। कलर होता है आपका जैसे रेड है, ब्लू है, डार्क है, गोल्डन है। ओरिजिन जैसे कि इंडियन, फ्रेंच, अमेरिकन, ये सब। मटेरियल जैसे कि वुडन है, सिल्क है, गोल्ड है, प्लास्टिक है। और लास्ट में होता है आपका पर्पस, जैसे राइटिंग पेन हो गया, रेसिंग कार हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया। और सबसे लास्ट में आता है नाउन। ठीक है, तो ये आपका ऑसिस्कॉम्प बोल देते हैं इसको पूरा का पूरा। यहाँ पे ना एक चीज अगर आप देखोगे तो ना, बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं आपको। जितना भी सब्जेक्टिविटी होगी जिस चीज में, यानी कि जो ओपिनियन बेस्ड चीजें वो पहले आएंगी, और जो फैक्ट बेस्ड चीजें वो थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले ओपिनियन आता है। हो सकता है कोई चीज आपको ब्यूटीफुल लग रही है वो दूसरे को ब्यूटीफुल ना लगे, कोई चीज जो आपको बोरिंग लगती है हो सकता है दूसरे को इंटरेस्टिंग लगे। तो ये ओपिनियन बेस्ड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, नाउन के जितना पास में जाएंगे उतना फैक्ट की तरफ हम चलते जाते हैं। जैसे साइज है, साइज भी क्या हो सकता है, किसी को लग रहा है कोई चीज जो बिग है, किसी को वो लग सकता है कि बड़ी है, हो सकता है किसी को लगे यार छोटा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई चीज जो किसी के लिए स्मॉल है वो किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ओपिनियन बेस्ड है, हालांकि उतना ओपिनियन नहीं जितना ब्यूटीफुल में है। बिग है तो ज्यादातर लोगों को बिग लगेगा, लेकिन ब्यूटी में तो आपको पता ही है, एकदम काली कलूटी को भी लोग जब प्यार में होते हैं तो एकदम ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, कालू कलूटे को भी, है ना, मतलब दोनों ही चीजों के लिए। तो ये एकदम से क्या था आपका, पूरे तरीके से ओपिनियन बेस्ड है, ये थोड़ा सा ओपिनियन कम है। एज में फिर थोड़ा ओपिनियन और कम हो जाएगा, लेकिन है फिर भी एक हद तक। शेप आते आते आप पाओगे कि जो राउंड है मतलब है, ये धीरे धीरे हम फैक्ट की तरफ निकल चुके हैं। राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, फ्लैट हो गया, थिन हो गया। कलर तो फिर बिल्कुल ही फैक्ट है, जो कलर है मतलब है। ओरिजिन तो फैक्ट ही है, इंडियन है मतलब इंडियन है, फ्रेंच है मतलब है, मटीरियल भी फैक्ट है। तो ये सब हम फैक्ट पे आ गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना उसमें हम फैक्ट वाली चीजें बाद में, ओपिनियन वाली पहले रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, बाकी पार्टिसिपल्स वगैरह बाद में आते हैं। तो इससे भी हेल्प मिलेगी। तो ऑसिस कॉम्प के हिसाब से देखेंगे तो ये ओपिनियन है, ये आपका क्या है, एज है, और ये आपका क्या है, कलर है। तो फिर आपका ऑब्वियस सी बात है, ये पहले आएगा, ये फिर आएगा, फिर ये लास्ट में आएगा। तो ए ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी सारे गलत ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओल्ड पहले नहीं आ सकता ओपिनियन से, ओपिनियन तो सबसे पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर देते आप। बाकी सिल्वर और ओल्ड, तो आपका एज पहले आता है ना कि कलर। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब सिल्वर को आप मेटल भी मान सकते हैं वैसे, और कलर भी होता है सिल्वर। ठीक है, तो मटेरियल भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे गोल्ड में और गोल्डन में तो फर्क आ जाता है। गोल्ड मेटल मतलब मटेरियल बताता है और गोल्डन कलर बताता है। बट सिल्वर के लिए दोनों ही सेम वर्ड्स हैं, कलर के लिए भी और मटेरियल के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। तो वन वर्ड्स का क्वेश्चन है, नॉट सपोर्टिंग एनी आइडिया इन एन आर्ग्यूमेंट, जो निष्पक्ष होता है, इम्पार्शियल। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी तो इंक्लिनेशन होता है, थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको। ठीक है, बायस्ड, तो यही बायस ही तो एंटोनिम बनेगा इसका, इंक्लाइंड भी एंटोनिम बनेगा। इम्पार्शियल करेक्ट सिनोनिम होगा, मतलब सही वर्ड्स होगा, वर्ड होगा इनके लिए। तो यहाँ पे सारे दे रखे हैं, पक्षपाती, झुकाव, झुकाव रखने वाला। आगे गिवन ईडियम की आपको क्या बतानी है भाई, करेक्ट मीनिंग। ब्रोकन रीड का मतलब होता है, रीड जानते हैं ना, अगर ये रीड की हड्डी टूट जाए तो सपोर्ट हट जाएगा। तो ब्रोकन रीड का मतलब होता है वो पर्सन या वो चीज जो अनरिलायबल है, तो अनरिलायबल करेक्ट हो जाएगा। ट्रस्टवर्दी तो एंटोनिम में कॉर्डियल, फ्रेंडली होता है, सपोर्टिव भी नहीं बनेगा। तो आगे देखेंगे, वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, तो ये बेसिकली इसको क्या बोल देते हैं, ग्लटन। जो पेटू महाराज होते हैं उनको ग्लटन बोल देते हैं। तो देख लेंगे एक बार। सो गार्बेल बेसिकली तोड़ तोड़ मरोड़ कर पेश करना, टू कंफ्यूज और डिस्टॉर्ट समथिंग सो दैट इट बिकम्स अनक्लियर। कनॉइजर क्या होता है, जो एक विशेषज्ञ होता है, किसी चीज का ज्ञाता जिसको बोल देते हैं ना, जो पारखी होता है। अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड कीन जजमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, खास करके फाइन आर्ट, फूड, वाइन, इन सब में। ग्लटन तो पेटू महाराज होते हैं। डेवोर का मतलब क्या होता है, निगल जाना, किसी चीज को पूरे के पूरे खा जाना। ठीक है, आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, सही वर्ड कौन सा इनमें से, ये आपको बताना है। तो देखो मॉस्किटोज में सबसे पहले तो क्यू आता है, तो इसमें क्यू नहीं है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, दूसरा ओ ई एस होता है, ओ के बाद में ई एस आना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो द कंपनी अवार्डेड हर अ बोनस फॉर हर हार्डवर्क, कंपनी ने उसके हार्डवर्क के लिए उसको क्या दिया, बोनस दिया। तो सी वॉज अवार्डेड अ बोनस फॉर द कंपनी, नहीं बाई द कंपनी होगा, फॉर बोनस होगा, है ना, तो ये नहीं होगा।
अब बोनस वॉज अवॉर्डेड, अब देखो द कंपनी सब्जेक्ट है, अवॉर्डेड वर्ब है, हर एक ऑब्जेक्ट है और बोनस दूसरा ऑब्जेक्ट है। हम इससे भी पैसे बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। अगर इससे बनाएंगे तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, अगर बोनस से बनाएंगे तो हर के पहले टू लिखना पड़ेगा। तो टू हर आ रखा है, सही है। किसके द्वारा? तो बाय द कंपनी। किस लिए? तो फॉर हर हार्डवर्क। आप कहोगे दिस लुक्स करेक्ट। ये गलत है क्योंकि वॉज को हेडविन में चेंज नहीं करेंगे, मतलब V2 को हेडविन में नहीं ले जाएंगे और हेड में नहीं लेके जाएंगे। तो ये दोनों तो गलत ही थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला। एमिली सैड आई हैव नेवर बीन टू पेरिस बिफोर। तो एमिली सैड है, सैड है यानी कि V2 है, V2 है यानी कि आगे पास्ट मतलब टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा तो हैव को क्या कर देंगे? हेड। हैव को हेड कर दिया है। यहाँ पे नेवर के पहले हेड मतलब हैव था तो हेड भी नेवर के पहले रहेगा। यहाँ पे नेवर को पहले कर दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो हेड कर दिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हेड गायब भी कर दिया, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। ये आपका आप क्या है, पूरा का पूरा एक क्लोज टेस्ट है। लास्ट वाला क्लोज टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा था तो वैसे ही पढ़ाऊंगा पूरा ब्रेक करके, ठीक है। तो वहन आपका कंजंक्शन होता है इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होता है जिसको EOW बोलते हैं, तो वैसे ही वहां पे भी यूनिट है एक, बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, EOU, ठीक है। तो जब वहन यानी कंजंक्शन है इन्वेस्टिगेटर्स, और किसके इन्वेस्टिगेटर्स थे? तो ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। हैंडेड आपका क्या है? बेसिकली वर्ब है। तो क्या करते हैं इसको? हैंडेड द एलेज्ड नीट यूजी पेपर लीक। तो केस वगैरह को हम क्या करते हैं, किसी को जब सौंपते हैं तो हैंड ओवर करते हैं। तो ओवर वाला ऑप्शन देख लेना एक बार, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। हैंड डाउन नहीं करते हैं, हैंड अप नहीं करते हैं, हैंड बिलो नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब नहीं करते हैं। तो क्या क्या हैंड ओवर किया था? एलेज्ड का मतलब है जिस पे ये आरोप लगाया गया है। नीट यूजी पेपर लीक, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट नीट का पेपर होता है, पेपर लीक। प्रॉब, प्रॉब का मतलब होता है किसी चीज का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन को, तो जो एलिजिड नीट यूजी पेपर लीक प्रॉब था, और वो किसको बेसिकली हैंडओवर किया, ट्रांसफर किया? टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI। देयर वॉज वन पर्सन, देयर आपका सेंटेंस को शुरू करने के लिए आ गया। अब यहां से देख लेंगे भाई, तो ये मेन क्लॉज आ जाती है। यहां तक क्या था? हैंडेड ओवर आपकी क्या है? फ्रेजल वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है द एलिजिड नीट यूजी पेपर लीक प्रॉब। प्रॉब जिसमें नाउन है, किस चीज का प्रॉब कर रहे हैं? तो पेपर लीक का प्रॉब कर रहे हैं, ये नाउन मॉडिफायर है। कौन सा पेपर था? तो नीट यूजी का पेपर था। ये प्रॉब कैसा है? तो आप कहोगे एलिजिड है। ये लीक कैसा है? तो एलिजिड लीक है। और क्योंकि एक डेफिनेट प्रॉब है तो द आर्टिकल था आपका। और किसको किया था? तो टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है आगे CBI। देयर आपका मेन क्लॉज शुरू हो जाता है, ये सेंटेंस को शुरू करने आता है, सब्जेक्ट तो है नहीं, वॉज वर्ब है, वन पर्सन उसके लिए सब्जेक्ट है। देयर वॉज वन पर्सन, कौन सा पर्सन था? तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? अब नई क्लॉज शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना है जो कि, अब देखो सारे रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखे हैं आपके, हुज, विच, हु, हुम। अब देखो दे लगा रखा है यानी कि हमें सब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं है। एंटीसीडेंट में पर्सन है तो या तो हु आएगा या हुम आएगा। तो हुम इसलिए मतलब हु इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो हुज नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हुम। दोबारा से समझेंगे, हुम मैंने क्यों कहा। सबसे पहले विच नहीं आ सकता क्योंकि वन पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन है तो विच नहीं आएगा, थिंग्स के लिए विच आता है। दूसरी बात, दे है तो दे के पहले हुज नहीं लगा सकते, हुज पजेसिव केस है, पजेसिव केस को नाउन के पहले लगाते हैं, तो ये नहीं आ सकता है। अब क्योंकि दे सब्जेक्ट है तो दे सब्जेक्ट है, कंक्लूसिवली एडवर्ब है, नेम्ड आपका वर्ब है, तो नेम्ड वर्ब है। और क्या नेम किया गया? तो संजीव कुमार मुखिया, जिसको मुखिया नाम दिया गया। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर सब्जेक्ट तो गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम लगा दिया, ठीक है। तो जिसको कंक्लूसिवली यानी कि फाइनल तौर पे नाम क्या दिया गया? संजीव कुमार मुखिया, ठीक है। डैश इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव, अब देखो फिर से रिलेटिव प्रोनाउन का ही क्वेश्चन है, जिसको इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं। अब देखो यहां पे देखेंगे फिर से आपको क्या लगाना है कि रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो इन्वेस्टिगेटर्स आपका अगली क्लॉज का क्या सब्जेक्ट है? बिलीव आपकी क्या है? वर्ब है। और ये वॉज क्या है? वर्ब है। अब बिलीव वर्ब के लिए इन्वेस्टिगेटर्स आपके पास में सब्जेक्ट है, वैसे यहाँ पे द इन्वेस्टिगेटर्स होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वॉज वर्ब के लिए भी तो कोई सब्जेक्ट चाहिए, अगर सब्जेक्ट चाहिए वॉज के लिए तो क्या बनेगा? फिर आप कहोगे सर हु बन सकता, कुछ और नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है पर्सन की बात चल रही है तो विच नहीं आएगा और हुज नहीं आएगा, ठीक है। तो और हुम तो आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, अब की बार क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो हु इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव वॉज द लिंचपिन, लिंचपिन होता है जो मुखिया होता है ना एक तरीके से, जो मेन आदमी होता है, ऑफ द एंटायर ऑपरेशन, उस पूरे के पूरे ऑपरेशन का। हेड ऑफ वॉट, हेड ऑफ वॉट, वॉट मतलब जिसकी बात अब तक हमने करी है उसकी। इज नाउ बीइंग कॉल्ड द सॉल्वर गैंग, जो
वो हेड था जिसको अब बेसिकली बोला जा रहा है एक सॉल्वर गैंग। तो सॉल्वर गैंग का ये क्या था, हेड था, ठीक है। एन इंटर स्टेट नेटवर्क, ये सॉल्वर गैंग क्या था, एक इंटर स्टेट नेटवर्क था। हु एलिजिडली सोल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, तो जिसने एलिजिडली यानी कि ऐसा आरोप लगाया गया है, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, एलिजिडली एडवर्ब है, सोल्ड वर्ब है, ठीक है। और क्या सोल्ड किया था, सोल्ड पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, किस चीज का, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उसका ऑब्जेक्ट है। ये जो नीट में यूज पेपर लीक हुआ है उसकी बात है सारी, है ना। टू किसको सोल्ड मतलब सेल किया था, दोज विलिंग टू पे, जो पे करने के लिए विलिंग थे, जो पे करना चाहते थे। मुखिया 51, मुखिया जो कि 51 साल का है, इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू डैश इन एज मैनी एज 5 मेजर पेपर लीक केसेस। अब टू के बाद में क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है तो हैज तो नहीं लगा सकते, दूसरा हैज ये भी नहीं लगा सकते, एक है हैव इन्वॉल्व और एक है हैव बीन इन्वॉल्व। अब मुखिया खुद इन्वॉल्व है या किसी को इन्वॉल्व कर रहा है, आप कहोगे कि ऐसा माना जाता है कि मुखिया इन्वॉल्व रहा है तो एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पैसिव स्ट्रक्चर आएगा, वो इन्वॉल्व कर नहीं रहा है, वो खुद इन्वॉल्व है, ठीक है। सो मुखिया इज बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसे बनेगा ना, हैव प्लस V3 तो एक्टिव होता है ना। तो टू हैव बीन इन्वॉल्व इन एज मैनी एज 5 मेजर पेपर लीक केसेस, यानी कि 5 पेपर लीक के केसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीचर के बाद में अपोस्ट्रोफी इसलिए लगाया क्योंकि प्लूरल टीचर, एक से ज्यादा टीचर्स की रिक्रूटमेंट थी। फॉर प्रेपोजिशन है हिज सन, जिसके लिए उसका सन। अब देखो फॉर प्रेपोजिशन है, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। एग्जामिनेशन आपका एंटीसीडेंट है, एग्जामिनेशन एंटीसीडेंट है तो कोई वस्तु है, वस्तु है तो यानी कि हुज नहीं आ सकता है, वस्तु है तो हु नहीं आएगा, और वस्तु है तो हु नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। फॉर विच हिज सन, जिसके लिए उसका सन, डॉक्टर शिव एलियास बिट्टू, शिव जिसका एलियास यानी कि निकनेम है बिट्टू, वॉज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया गया था अर्लियर दिस ईयर। अ रेजिडेंट ऑफ नालंदा, ये नालंदा के रेजिडेंट है। मुखिया इज करंटली एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब भाग रहे हैं। ऑल्दो ही हैज फाइल्ड एन एंटीसिपेटरी बेल, तो उसने एक एंटीसिपेटरी बेल प्ली डाली है एक लोकल कोर्ट में। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है जब कोई ये डाले कि मुझे ये डर है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है तो फिर बेसिकली उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। बाकी ये था पूरा का पूरा टेस्ट आपका। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा हमने क्विक रखा है जिससे कि आपका टाइम कम रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, शुरू में मैंने आपको खूब 1.5 घंटे के मॉक टेस्ट कराए थे, बट जैसे जैसे आपका पेपर पास में आएगा तो टू सेव योर टाइम, मतलब आपका जो टाइम है ना वही मेरे लिए सब कुछ है, तो आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने क्या करा है कि इसको थोड़ा सा कंसाइज रखा है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं गया हूँ। कोशिश करिए कि जो चीज़ें आप खुद से समझ सकते हैं कर सकते हैं उनको खुद से कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाके जो जरूरी चीज़ें आप लोगों के लिए वो मैंने बताई हैं, ठीक है। बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं भाई, मेंस के लिए अभी से अगर तैयारी करनी है तो 699 में मेरा VOD बैच, इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच 699 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी, अपडेटेड कंटेंट है, बहुत बढ़िया बैच है। आप एक बार जरूर चेकआउट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आ जाएगा। बाकी मेरे भाई क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लें। पिंड कमेंट में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे आप देखें बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड करते हैं आपको। कंप्लीट कंटेंट अगर इंग्लिश का चाहिए तो वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एक बार टेलीग्राम का लिंक वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी किताबें भी हैं, और ये टेलीग्राम प्रशांत सोलंकी इंग्लिश नाम से हमारा, तो इस पर चले जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।